बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालबात। 9th क्लास, जैसा कि आपको मालूम है, आपकी बुक बिल्कुल आखिरी मराहल में जो है वो दाखिल हो चुकी है। तो अब हम लोगों के तमाम लेसन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, तमाम गज़लियात भी कंप्लीट हो गई हैं। तो आज हम लोग अपनी बुक का आखिरी लेसन कर रहे हैं, जो कि है नज़म। और नज़म है ये दिलावर फ़िगार की। और दिलावर फ़िगार एक मज़ाहिया शायर हैं, और इसीलिए जो इनकी नज़म है वो भी एक मज़ाहिया नज़म है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है शायर का तारुफ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायर दिलावर फ़िगार जो हैं बहुत मशहूर जो हैं वो शायर थे अपने ज़माने के। तो जैसा कि आपको मालूम है, दिलावर फ़िगार इनका नाम है। फ़िगार जो है इन्होंने तखल्लुस रखा, ये आपको तखल्लुस की अलामत भी नज़र आ रही होगी। 1929 में दिलावर फ़िगार पैदा हुए और 1998 में इनकी वफ़ात हुई। तो अब हम लोग इनका तारुफ भी पढ़ेंगे और इसमें से एमसीक्यू भी बताएंगे, और इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर वो हम सारे जो हैं वो करेंगे। तो असल नाम दिलावर हुसैन और फ़िगार तखल्लुस करते थे। अब यहाँ पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि दिलावर फिगार का असल नाम क्या था। जो नाम उनके माँ बाप ने रखा वो दिलावर हुसैन था। बाद में जब वो शायर बने तो उन्होंने फिगार तखल्लुस रख के अपना नाम दिलावर फिगार रख लिया। तो अब उनका असल नाम भी पूछा जा सकता है और उनका शायरी का नाम भी पूछा जा सकता है। दोनों नामों में डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। जाए वलादत बदीऊ है, जहाँ उनके वालिद गिरामी शाकिर हुसैन एक मुकामी स्कूल में उस्ताद थे। शेर कहने का शौक बचपन से ही था। इब्तिदा में उन्होंने शबाब तखल्लुस रखा था, लेकिन वालिद की नागहानी मौत, नागहानी कहते हैं अचानक, अचानक मौत की वजह से उनको बसिलसिला रोजगार महकमा डाक में मुलाजमत इख्तियार करनी पड़ गई, क्योंकि वालिद वफात पा गए थे, अभी यंग एज में ही थे वो। तो उनको भी डाक में जो है मुलाजमत इख्तियार करनी पड़ गई। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी तालीम का सिलसिला मुनक़ता ना होने दिया, ख़त्म नहीं होने दिया, यानी तालीम अपनी जारी रखी। और बीए करने के बाद तदरीस व तालीम के पेशे से मुंसलिक हो गए, क्योंकि वालिद भी तदरीस के शोबे से मुंसलिक थे, इसलिए वो भी तदरीस के शोबे में मुंसलिक हो गए। इसी दौरान आगरा यूनिवर्सिटी से उर्दू और मुआशियात यानी कि इकनॉमिक्स के मज़ामीन में एमए के इम्तिहानात पास कर लिए, और बदीवों को खैराबाद कहकर कराची चले आए। ये जो है बदीवों जो है ये इंडिया का शहर है, उसको खैराबाद कहकर वो पाकिस्तान आ गए, यानी कराची आ गए। फिर इसी शहर को अपना मस्कन बना लिया, और बाद अज़ां कुछ अर्सा तक कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी केडीए में भी मुलाजमत इख्तियार की। कुछ अर्सा इस अदारे में भी काम किया, जो कि कराची डेवलपमेंट के नाम से है। इसके अलावा दिलावर फिगार फितरी तौर पर मौजूए तबा वाक़या हुए थे, और मौजूए तबा का मतलब है तबीयत जो है अदब की तरफ उनकी माइल थी। इब्तिदा में संजीदा शायरी करते थे, जिसका मजमुआ हादसे के उन्वान से शाया हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भी है कि वो संजीदा शायरी जो उनकी संजीदा शायरी की किताब का नाम क्या है। उनकी संजीदा शायरी की किताब का नाम है हादसे। उन्हीं दिनों एक दोस्त को कुछ मज़ाहिया नज़में लिख कर देना शुरू की, तो इन नज़मों को बड़ा पसंद किया गया। जब दोस्तों को मालूम हुआ कि इन नज़मों के खालिक दिलावर फिगार हैं, तो दोस्तों ने आपके मिलाने तबाह आपकी तबीयत को देखते हुए आपको कहा कि आप मज़ाहिया नज़में लिखें। संजीदा शायरी तो हर इंसान ही कर रहा है, लेकिन मज़ाहिया शायरी कोई कोई कर रहा है और अच्छी नहीं कर रहा, तो इस वजह से आप मज़ाहिया शायरी लिखें। तो दिलावर फिगार को अपनी इस सलाहियत का खुद भी नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी मज़ाहिया शायरी लिख सकते हैं। तो जब उन्होंने मज़ाहिरा शायरी लिखनी शुरू की तो बेशुमार नज़में लिख डाली, और जो सबको बहुत पसंद आई। दिलावर फिगार के शेरी मजमू में उंगलियां फिगार अपनी सितम ज़रीफ़ियाँ, शामत अमाल, आदाब अर्ज, मतला अर्ज है, खुदा झूठ ना बुलवाए, चराग खंदा और कहा सुना माफ शामिल है। अब ये सारी इनकी मज़ाहिया शायरी की जो है वो किताबें हैं, और ये जो हाथ से ऊपर हमने पढ़ी ये सिर्फ इनकी संजीदा शायरी की किताब है। ये सब मजमूए कुलियात फिगार की शक्ल में भी शाया हो चुके हैं। इसके अलावा अगला जो आपका एमसीक्यू भी है और इम्पोर्टेंट आपका जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है कि दिलावर फिगार ने मारूफ अमरीकी सियासतदान और अमरीका के सदर जिमी कार्टर की किताब वाई नॉट द बेस्ट का खूब तरकहाँ के नाम से उर्दू तर्जुमा किया। यानी इस किताब का नाम उन्होंने लिखा रखा खूब तरकहाँ, और इसका उर्दू तर्जुमा किया। हुकूमत पाकिस्तान से इल्मी और अदबी खिदमात की बिना पर उन्हें बाद अज़ वफ़ात, उनकी वफ़ात के बाद उनको तमगाए हुस्न कारकर्दगी जो है उससे नवाजा गया।
یہ جب کسی بھی انسان کی وفات ہو جائے تو یہ ان کے خاندان والوں کو دیا جاتا ہے، تو ان کی وفات کے بعد ملا ان کو تمغہ حسن کارکردگی، لیکن ان کو اس سے نوازا گیا۔ تو یہ آپ کو کنسیپچول کویسچن آ سکتا ہے کہ کون سے امریکی صدر کی کتاب کا انہوں نے اردو ترجمہ کیا تھا، اس کتاب کا نام کیا تھا اور اس کا اردو میں نام کیا تھا۔ تو کنسیپچول کویسچن بھی ہے اور ایم سی کیو بھی ہے۔ دلاور فگار بڑے زود اور بسیار گو واقعہ ہوئے تھے۔ بسیار گو کہتے ہیں بہت زیادہ باتیں کرنے والے کو، تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اور بڑے زود اور بسیار گو کا مطلب ہے کہ فوراً فی البدیہہ اسی وقت بہت سارے واقعات جو ہیں اس پر شعر جو ہیں وہ فوراً کہہ دیا کرتے تھے۔ تو بہت زیادہ باتیں کرنے سے مراد فضول باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان سے مراد یہ ہے کہ ان کا دماغ اتنا تیز چلتا تھا، اتنے ذہین تھے کہ فوری طور پر جو ہے اگر انہیں کوئی واقعہ سنایا جاتا تو اسی وقت وہ اسی واقعے کے اوپر نظم جو ہے اس کو نظم کی صورت میں بیان کر دیتے تھے۔ ایک ہی نشست میں درجنوں شعر کہہ دیتے، ایک ہی دفعہ بیٹھے بیٹھے درجنوں شعر کہہ دیتے تھے اور ہر بار نئے موضوع کہتے تھے، یہ نہیں ہے کہ پرانے موضوع، کوئی بھی واقعہ انہیں سناتا فوراً اس کے اوپر شاعری جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے۔ ان کی مزاحیہ شاعری کی وجہ سے ان کو شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو بھی ہے اور کویسچن بھی ہے، کنسیپچول بن سکتا ہے کہ ان کو جو ہے کون سے القابات جس سے یاد کیا جاتا ہے، شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی۔ شامل کتاب نظم، کرکٹ اور مشاعرہ میں شاعر نے حقیقت حال بیان کرتے ہوئے مزاحیہ آویز انداز میں کرکٹ کے کھیل کا موازنہ مشاعرے کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہاں پر کیونکہ شاعر تھے اس زمانے میں، شاعری بڑی مشہور تھی، آج کل کے زمانے میں اتنا زیادہ بچوں کا اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ نہیں ہے شاعری میں، لیکن دلاور فگار کے زمانے میں تو شاعری ہی اوڑھنا بھی چھوڑنا تھی۔ تو اس وقت ابھی کرکٹ کھیل نیا نیا آیا تھا، تو کرکٹ میں جو بھی مسئلے مسائل آ رہے تھے شاعر دلاور فگار نے اس کا سارے کا موازنہ جب مشاعرے سے کیا تو ان کو لگا کہ مشاعرہ بھی ایک کھیل ہے اور کرکٹ بھی ایک کھیل ہے، اور دونوں کے اصول و ضوابط بھی ایک ہیں، اور دونوں میں کھلاڑی جو ہیں اس میں کھلاڑی اور اس میں شاعروں کو ایک ہی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح دلاور فگار نے یہ نظم لکھی ہے جس کا نام ہے کرکٹ اور مشاعرہ۔ ان کے خیال میں کرکٹ اور مشاعرہ دونوں بالکل ایک جیسے کھیل ہیں، مشاعرہ کو بھی انہوں نے کھیل ہی کہا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو تدریسی مقاصد میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو مزاحیہ شاعری ہوتی ہے وہ بھی بہت نفیس انداز سے لکھی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بیہودہ الفاظ استعمال کر کے ہی لوگوں کو ہنسانا ہے، بلکہ آپ بہت نفیس الفاظ کے ساتھ بھی کسی بھی چیز کا موازنہ کر سکتے ہیں اور مظاہرہ شاعری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طنزیہ و مزاحیہ شاعری دراصل زندگی کی ناہموار رویوں کا بیان ہے۔ اصل میں مزاحیہ شاعری کے اندر طنز بھی پایا جاتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سیاست دانوں کو یا کسی بھی گورنمنٹ کے اداروں کو یا کسی بھی بڑے عہدے پر موجود لوگوں کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، تو ایسے میں شاعری کے ذریعے جو ہے اپنا پیغام بڑے آسانی کے ساتھ پہنچایا جا سکتا ہے کہ ہم طنز بھی کر لیں گے اور اس سے مزاح بھی پیدا ہو جائے گا اور طنز بھی، لیکن ہماری بات جو ہے وہ حکام اعلیٰ تک پہنچ بھی جائے گی۔ جیسے کہ دلاور فگار کی ایک اور نظم ہے مال گودام روڈ، تو وہ پشاور کی ایک سڑک ہے اور پشاور میں ہی یہ جو ہے یہ ہیڈ ماسٹر بھی رہ چکے ہیں، تو وہ سڑک کی حالت بڑی خراب تھی اور ان دنوں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو وظیفہ ملتا تھا جو اگلی گورنمنٹ کے آنے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ تو اس نظم میں دلاور فگار جو ہیں انہوں نے بڑی مزاحیہ انداز میں جو ہے حکومت کو توجہ مال گودام روڈ کی طرف بھی دلوائی ہوئی ہے اور اپنے وظیفے کی طرف بھی، تو اس طرح سے انہوں نے اپنا پیغام جو ہے وہ گورنمنٹ تک پہنچا دیا جس طرح بھی ہو سکا۔ تو ویسے یہ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری جو ہے ہمیشہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوتا ہے اور مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ تو کافی لمبی نظم ہے یہ، اب آج ہم اس کا جو ہے پہلے شعر کی تشریح کریں گے۔ مشاعرہ کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے، مشاعرہ میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ تو آپ کی نظم نمبر 6 ہے، آخری نظم ہے کرکٹ اور مشاعرہ، اور دلاور فگار جو ہیں وہ شاعر کا نام ہے اور فگار ان کا تخلص ہے اور یہ تخلص کی علامت ہے۔ تو شعر نمبر 1 ہے، مشاعرہ کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے، ایم کا مطلب ہے مقصد، یہ ایم نہیں ہے ایم ہے۔ مشاعرہ کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے،
मुशायरा में भी क्रिकेट का गेम होता है। एम और गेम को इन्होंने आपस में काफिया मिलाया है। होता है जो है ये रदीफ है। इस तरह ये शेर का जो है शायर का की नज़म का जो है ये मतलब भी कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो जो हैं वो काफ़िए हैं और दो ही रदीफ पाए जाते हैं। तो अब इसमें उन्होंने कहा है कि मुशायरे का भी तफरी एम होता है, कि जो मुशायरा है उसका भी मकसद यही होता है, तफरी का मतलब मकसद, उसका भी मकसद सिर्फ तफरी फ्राहम करना होता है। और क्रिकेट जो है वो भी गेम जो है अवाम को तफरी फ्राहम करता है। अब हम तशरीह स्टार्ट करेंगे। तशरीह जो है इसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें आपने शायर की शायरी की खसूसियात जो हैं वो तफसील के साथ बयान करनी होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने बयान की हैं। आसान सी नज़म है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान नज़म की तशरीह भी जो है वो बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। आपकी पहली ही मज़ाहिया नज़म जो है ये आपके बुक में शामिल हुई है। दिलावर फिगार ने शायरी का आगाज़ गज़ल से किया। शुरू में संजीदा शायरी करते थे, मगर फिर शगुफ्ता शायरी की तरफ माइल हो गए। बतौर मज़ाहिया शायर उन्हें भारत में भी शोहरत हासिल थी। दिलावर फिगार की हिस्से मिज़ाह तेज़ थी। शेर गोई की हुनरमंदी और तंज का मखसूस अंदाज उनकी शायरी की शोहरत और मकबूलियत का बड़ा सबब था। वाक़याती और मंजूम कालम निगारी की वजह से भी उन्होंने काफ़ी शोहरत पाई। उनको मज़ाहिया शायरी की वजह से शहनशाह ज़राफ़त और अकबर सानी के अलक़ाबात से भी याद किया जाता है। अब यहाँ तक तो हमने शायर की शायरी की खसूसियात लिख दी। आगे हम तशरीह जो है वो स्टार्ट करेंगे। तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं कि मुशायरा यानी शायरी की महफिल और क्रिकेट के खेल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मुशायरा और क्रिकेट दोनों का मकसद बस लोगों को तफरीह फ्राहम करना होता है। गोया मुशायरा भी एक तरह का क्रिकेट मैच ही है। लोग क्रिकेट मैच इसलिए देखते हैं ताकि लुत्फानंदोज हो सकें। इसी तरह मुशायरे में भी लोग इसीलिए शिरकत करते हैं ताकि मुख्तलिफ शायरों की शायरी सुनकर लुत्फ उठा सकें। मुशायरे में अल्फाज के चुनाव और अदायगी पर खसूसी तवज्जो दी जाती है और मज़ाहिया कलाम को इस खूबसूरती से पढ़ा जाता है कि लोग भरपूर लुत्फ उठा सकें। मुशायरे में ज़हनी सलाहियतों का इजहार होता है और क्रिकेट में जिस्मानी सलाहियतों का इजहार होता है। मुशायरे और क्रिकेट के अंदाज बहुत मिलते जुलते हैं। क्रिकेट के खेल में हर खिलाड़ी बारी बारी आता है, बैटिंग करता है, छिक्के चौके लगाता है, लोगों को खुश करता है और सब लोग खेल से भरपूर लुत्फ उठाते हुए शोर करते हैं, नारे लगाते हैं। इसी तरह मुशायरे में भी हर शायर बारी बारी आता है, अपना कलाम सुनाता है, लोगों से दाद और तहसीन वसूल करता है, खुद भी खुश होता है और दूसरों को भी खुशी फ्राहम करता है। उसके बाद हम रेलिवेंट शेर लिखेंगे। मुशायरे का भी क्रिकेट मैच होता है, यहाँ भी मिसरा उठाओ तो कैच होता है। मुशायरा की महफिल और क्रिकेट के मैच में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। क्रिकेट का मैच देखने के लिए भी लोगों का हजूम जमा होता है और शायरी की महफिल में भी लोगों का जमे गफ़ीर होता है। दरअसल इस नज़म में मज़ाहिया अंदाज से तंज किया गया है कि जिस तरह क्रिकेट के मैच में भी कभी कभी खिलाड़ी बिक जाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसी तरह आजकल आला शायरी के मेयारात ख़त्म हो चुके हैं। लोगों में भी शेर फहमी का ज़ौक़ बाकी नहीं रहा। जिस तरह की भी शायरी हो रही हो, लोग बस वाह वाह के नारे लगाते हैं, जबकि अदबी ज़ौक़ मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। इसीलिए मुशायरा और क्रिकेट तफरीह के नाम पर सिर्फ एक ड्रामा है और हमारी कौम इस ड्रामे को समझने से कासिर है। तो जैसा कि शुरू में बताया गया था कि ये वाली जो नज़म है, जो मज़ाहिया नज़में होती हैं, इनमें कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है। असल में इस नज़म में शायर ने सिर्फ शायरी पर जो है तंज़ नहीं किया, बल्कि क्रिकेट के मैच पे भी तंज़ किया है कि क्रिकेट का मैच जो है वो खेला कम जाता है, लोगों को बेवकूफ़ ज़्यादा बनाया जाता है। आजकल भी मैचों की जो सूरत हाल चल रही है, उसी के मुताबिक काफ़ी हद तक इतना सालों पहले जो है ये देखें शायर ने नज़म लिखी है तो उसमें भी वही सूरत हाल है। अगर हम आज देखें तो कम से कम आज भी हमारे क्रिकेट के मैच की वही सूरत हाल है। तो इस तरह शायर ने जो है क्रिकेट के मैच पर और मुशायरे दोनों के ऊपर तंज किया है और इस तंज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुआशरे की इस्लाह है। लोगों को ये शऊर दिया जा रहा है कि लोग इनके हाथों बेवकूफ़ ना बने
اور ان کو یہ شعور دیا جا رہا ہے کہ خدا کے واسطے لوگوں پر رحم کریں اور یہ گیمز جو ہیں ان کو گیمز کی طرح کھیلیں اور نہ ہی اپنے ملک کے لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ برباد کریں۔ اس طریقے سے آپ کی یہ آخری نظم کرکٹ اور مشاعرہ کے پہلے شعر کی تشریح کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔